अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मीर साकिब और आप जुड़ गए हैं मेरे साथ बायोटी क्लासेस में। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है और डिफरेंट टाइप्स की जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह से फंक्शन करती है और किस तरह की ये रेस्पिरेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन की बात की। न्यूट्रिशन का काम क्या था? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एक एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अपना फूड एक्वायर करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन, ये जो फूड है, ये बॉडी को ये फूड अवेलेबल कराना किसका काम है? न्यूट्रिशन का काम है। और इस न्यूट्रिशन से हमें मिलता क्या है? तीन फंक्शंस है इस न्यूट्रिशन के। पहली चीज तो ये हमारी बॉडी की जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट सेल्स जो है उनको रिपेयर करता है, उनको मेंटेन करता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी की सेल्स को एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो क्या कराता है? अवेलेबल कराता है। कौन? ये जो हमारा न्यूट्रिशन की प्रोसेस है जो हमने देखी। लेकिन इस फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, जो कि एनर्जी का एक सोर्स होते हैं। फूड जो है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक्चुअल में एनर्जी नहीं है बल्कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसको हमें प्रोड्यूस करना है, जिसको हमें अवेलेबल कराना है। किसको? हमारी बॉडी की सेल्स को, ठीक है ना। अब ये काम कैसे होता है? इस एनर्जी को अवेलेबल कैसे कराना है? पहली चीज, ये जो हम फूड इनटेक करते हैं, डाइजेशन के थ्रू इसका ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद सिंपलर कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करते हैं। ऐसे सिंपलर कंपोनेंट्स में इस फूड को हम ब्रेक करते हैं जो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए, जो सेल्स के अंदर एंटर कर पाए, ठीक है ना। जब ये कंपोनेंट्स, जब इस फूड के ये कंपोनेंट्स जब सेल के अंदर जो है इंटर कर पाते हैं, उसके बाद इन जो ऑर्गेनिक ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, इनसे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद इन दिस सेल, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, ये जो एनर्जी अवेलेबल होती है, ये एनर्जी अवेलेबल इस सेल को कराता कौन है? ये एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू ये एनर्जी अवेलेबल होती है, ये इस फूड से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। समझ आ रही है बात? यानी रेस्पिरेशन एक ऐसा काम है, एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के हेल्प से, जिस एक्टिविटी के हेल्प से इस फूड के इन कंपोनेंट से, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फैटी एसिड्स हो, चाहे लिपिड्स हो, चाहे ग्लाइसरॉल हो, ठीक है ना, तो चाहे प्रोटीन हो, इन फूड के इन कंपोनेंट से, फूड के इन सिंपलर कंपोनेंट से जिस प्रोसेस की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। तो हम आज देखेंगे कि व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन। तो आप हमें बताइए कि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? जिसकी मदद से इस फूड के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, इस फूड के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द यूजेबल फॉर्म। तो ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की हेल्प से फूड के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, फूड के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को रिलीज किया जाता है। और वो एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी जो है, वो इस बॉडी की सेल्स को क्या कराया जाता है? अवेलेबल कराया जाता है। और यही एनर्जी है जो एनर्जी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज में, बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस में क्या आती है? हमें हेल्प करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी सेल्स को एनर्जी ना मिले तो सेल्स की डेथ हो सकती है। अगर हमारे अंदर एनर्जी ना हो तो क्या हम कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं। हम कोई विजिबल या हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रही है, कोई भी फंक्शन बॉडी के अंदर नहीं होगी।
विदाउट दिस एनर्जी। और ये जो एनर्जी है दिस इज लॉक्ड इनसाइड द फूड, ये फूड के कंपोनेंट्स के अंदर ये केमिकल एनर्जी होती है, लेकिन ये जब लॉक है किसके अंदर, फूड के कंपोनेंट्स के अंदर, लेकिन बॉडी को इसको इस एनर्जी को क्या करना है, अवेलेबल कराना है टू द सेल्स, ताकि इस एनर्जी का क्या हो, इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये यूजेबल फॉर्म में आ जाए और इसको हमारी बॉडी जो है इस एनर्जी को यूज करे डिफरेंट फंक्शन करने में, डिफरेंट काम करने में इस एनर्जी का इस्तेमाल करें। लेकिन इस एनर्जी को रिलीज कौन करता है, जो कि लॉक है इस फूड के अंदर, इस फूड के अंदर जो एनर्जी लॉक है इसको अब रिलीज कौन कराता है, इसको रिलीज कराता है ये जो रेस्पिरेशन है, ये इस एनर्जी को रिलीज करता है। कहां से, इस फूड के अंदर से, इन फूड के कंपोनेंट से क्या कराता है, रिलीज कराता है। कौन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। समझ आ रही है बात। अब हमारे पास जो है, जो रेस्पिरेशन है एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से केमिकल एनर्जी को रिलीज कराया जाता है, किससे, फूड से, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट जो है डिफरेंट, उनमें एक जो है एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, वो हमेशा इस रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को आपस में मतलब एक जैसा समझते हैं। को क्या क्या, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और एक ब्रीदिंग को एक जैसा समझा जाता है, बल्कि एक जैसा है नहीं। रेस्पिरेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस जिससे केमिकल एनर्जी को रिलीज किया जाता है फूड से। और अगर ब्रीदिंग की बात करें, दिस इज सिंपल व्हाट, दिस इज सिंपली द गैसियस एक्सचेंज इन गैसियस एक्सचेंज। जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी जो गैसेस एक्सचेंज कर रही है, जो गैसेस एक्सचेंज कर रही है, गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है, बॉडी के बाहर इसको रिमूव करना है और हमारी बॉडी को इनहेल करना है ऑक्सीजन। हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ये एनवायरनमेंट से लेता है, इनहेल करता है अपनी बॉडी के अंदर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, बॉडी से रिमूव करता है और ऑक्सीजन जो है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको इनहेल करता है, उसको बॉडी के अंदर लेता है। और ये जो एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑफ व्हाट, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, दिस गैसियस एक्सचेंज, ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को इनहेल कर रही है, ये जो गैसियस एक्सचेंज है, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रीदिंग। ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये गैसियस एक्सचेंज क्या है, दिस इज ब्रीदिंग, दिस इज नॉट द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन सिंपल एक प्रोसेस है जिससे केमिकल एनर्जी जो कि फूड के अंदर होती है उसको रिलीज किया जाता है, जो हमें फूड, जो हमें एनर्जी को रिलीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो एनर्जी किसके अंदर होता है, फूड के अंदर, फूड के कंपोनेंट्स के अंदर। फूड के कंपोनेंट्स कौन से हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है ना। और ब्रीदिंग जो है एक डिफरेंट प्रोसेस है और इस ब्रीदिंग के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन ऑर्गन्स की हेल्प से ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, इस प्रोसेस के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारा जो है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है जो कि ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है ना। अब रेस्पिरेशन की जो ये प्रोसेस है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो ये प्रोसेस है, इस एनर्जी को रिलीज करने की प्रोसेस है। कहां से, इस फूड से एनर्जी को रिलीज कराना है, इस फूड से एनर्जी को क्या कराना है, प्रोड्यूस करना है। और ये जो रेस्पिरेशन है ये कहां पे होती है, ये बॉडी सेल्स में होती है। हमारी बॉडी जो है जो कि सेल्स से बनी हुई होती है, इन्हीं सेल्स के अंदर ये रेस्पिरेशन का काम होता है, ये एनर्जी रिलीज करने का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब ये जो रेस्पिरेशन की जो ये प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज करने की जो प्रोसेस है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फूड बॉडी के अंदर लेते हैं जिससे उनकी बॉडी जो है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है एनर्जी रिलीज करते हैं और उनको एनर्जी चाहिए बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस
करने के लिए, बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आएगी कहां से? थ्रू व्हाट? थ्रू दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस। इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, इस रेस्पिरेशन की एक्टिविटी से वो एनर्जी जो है वो क्या करते हैं? रिलीज होती है, रिलीज करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वेज से इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब कैसे? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर दिस रेस्पिरेशन। समझ आ रही है बात? यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। किस लिए? इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना? और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। किस चीज के लिए? इस रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूजेज ऑफ दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यूज के बेसिस पे जो रेस्पिरेशन है उसकी दो टाइप्स है, उसकी दो टाइप्स है। यानी क्या क्या? फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज हो, जिस एनर्जी प्रोडक्शन में ऑक्सीजन का यूज हो, जिस एनर्जी को रिलीज करने में ऑक्सीजन का यूज हो। यहां पे क्या होता है? यूज ऑफ ऑक्सीजन। कहां पे? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी एक ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिस रेस्पिरेशन में, जिस एनर्जी की प्रोडक्शन में, जिस एनर्जी को रिलीज कराने में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ आ रही है बात? यहां पे जो है इन एब्सेंस ऑफ व्हाट? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। कहां से? फूड से। समझ आ रही है बात? यानी दो तरह की रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक के लिए ऑक्सीजन यूज होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस एनर्जी को कैरी किया जाता है बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक। जो कैरी किया जाता है वो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि ये जो बॉडी में जो ये रेस्पिरेशन हो रही है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों रेस्पिरेशन का काम क्या है? चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, काम क्या है? फंक्शन, मुद्दा, मकसद एक ही है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अब डिफरेंस क्या है? वो ऑक्सीजन यूज कर रहा है, ये ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा। ठीक है ना? अब इस एनर्जी दोनों में बन रही है। ये जो एनर्जी को कैरी करना है, एनर्जी को बाकी सेल्स तक पहुंचाना है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज स्टोर्ड, और यह हम कैसे इसको कैरी किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये केमिकल एनर्जी में इसको, या हम बोलेंगे लाइट एनर्जी में इसको जो है कैरी किया जाता है? नहीं। इसको दूसरी हीट एनर्जी में कैरी किया जाता है? नहीं, बल्कि इसको एटीपी की फॉर्म में कैरी किया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम यूनिवर्सल कैरियर ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल कैरियर ऑफ एनर्जी कहते हैं। यानी एटीपी की फॉर्म में जो है एनर्जी को क्या किया जाता है? कैरी किया जाता है, कैरियर ऑफ एनर्जी। यानी यहां पे इस रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको कैरी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ आ रही है बात?
ठीक है ना, यानी और ये जो एटीपी है, ये जो एनर्जी कैरियर है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है उनमें जो एनर्जी कैरी होती है, उनकी जो एनर्जी की जो फॉर्म है वो क्या होता है, यही एटीपी की फॉर्म में वो कैरी होती है एनर्जी। समझ आ रही है बात? ठीक है ना, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। अब हम देखेंगे ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये कैसे जो है परफॉर्म की जाती है, कैसे ये प्रोसेस होती है। अब रेस्पिरेशन के दौरान, इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान हम देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस फूड के किस कंपोनेंट को यूज करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर रिलीजिंग द एनर्जी। यानी फूड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इनमें से, इन न्यूट्रिएंट्स में से मोस्टली ये जो रेस्पिरेशन है ये कार्बोहाइड्रेट या हम बोलेंगे ग्लूकोज को, और कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स जो है, क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, और इस कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर कंपोनेंट क्या है, दैट इज ग्लूकोज। यानी इन सभी फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स में से मोस्टली रेस्पिरेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी इस ग्लूकोज को क्या करता है, यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यानी इस रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट है, यानी इस रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट है दैट इज ग्लूकोज। यानी हमें यह पता चलता है इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान, इस एनर्जी की प्रोडक्शन के दौरान हमें कहां से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इसी ग्लूकोज को यूज करना है, इसी ग्लूकोज से ही एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। समझ आ रही है बात? यानी यही ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन के दौरान जो है हमें जरूरत आता है, किसके लिए, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना। अब देखेंगे कि इस ग्लूकोज से किस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस की जाती है, इस ग्लूकोज से एनर्जी को किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है और कितने स्टेप्स में किया जाता है। सब देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरह से इस एनर्जी को जो है रिलीज किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो रेस्पिरेशन हम देख रहे हैं, ये जो रेस्पिरेशन की फंक्शन जो बॉडी के अंदर होती है, ये रेस्पिरेशन में जो सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला स्टेप दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम इस ग्लाइकोलाइसिस वर्ड को देखें, जिसके बना है ग्लाइको एंड लाइसिस। दिस ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और टू ब्रेक। यानी यहां पे इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक करना है, ग्लूकोज की लाइसिस हो रही है, ग्लूकोज को ब्रेक करना है, ग्लूकोज को क्या करना है, स्प्लिट करना है, ग्लूकोज को क्या करना है, ब्रेक करना है। कौन सा ग्लूकोज, जो ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है, किसका, रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है, जिस ग्लूकोज से रेस्पिरेशन के दौरान जो है एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, एनर्जी रिलीज होगा, जो कि बॉडी की डिफरेंट सारी सेल्स जो है जिसको यूटिलाइज करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है ना। तो इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो सबसे पहला जो काम हो रहा है, सबसे पहला काम हो रहा है कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है किसके अंदर, सेल के अंदर। सेल के कौन से पार्ट में, सेल के साइटोप्लाज्म में। यानी ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ये ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी रेस्पिरेशन तो सेल के अंदर होती है, लेकिन ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये सेल के कौन से पार्ट में होती है, ये साइटोप्लाज्म में ये फंक्शन होती है। कौन सा पार्ट, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये जो इस ग्लूकोज को ब्रेक करने का जो काम है, ये कहां पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये काम होता है। अब साइटोप्लाज्म में होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो C6H12O6, ये जो ग्लूकोज सबस्ट्रेट है, इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है। इसकी क्या होती है, इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। यानी इस ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कौन सा फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस ग्लूकोज के साथ क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। यानी ये जो C6H12O6 ग्लूकोज जो है, इसके साथ इनऑर्गेनिक कार्बन को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है ना।
अब ये जो इनऑर्गेनिक जो ये फॉस्फेट है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता कहां से है? ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये आता है कहां से? एटीपी से। यानी ये जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ये ब्रेक हो जाता है और जब ये एटीपी जो है ये ब्रेक हो जाता है और देता है क्या? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी और देता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी ब्रेक होके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये इस ग्लूकोज के साथ ऐड हो जाता है। यही एटीपी जो है ये इस ग्लूकोज की क्या करा देता है? फॉस्फोराइलेशन करा देता है इसके साथ। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो क्या करता है? ऐड करता है। आता कहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? एटीपी ब्रेक होके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है। लेकिन पहले हमने बात की कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रेस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी कैरी जो बाद प्रोड्यूस होके जो एनर्जी कैरी होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बन रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कैरी हो रही है। ये जो एटीपी है हमने बात की थी, ये तो एक यूनिवर्सल जो है एनर्जी कैरियर है। तो यहां पे एटीपी प्रोड्यूस होने के बजाय ये एटीपी हम ब्रेक कर रहे हैं। ये एटीपी, इस एटीपी को हम क्या कर रहे हैं? इसको ब्रेक कर रहे हैं और किसी और प्रोसेस के लिए इसको यूज कर रहे हैं। यानी यहां पे हम तो कहते हैं कि एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और रेस्पिरेशन का काम भी है एटीपी को प्रोड्यूस करना, लेकिन यहां पे हम एटीपी को ही यूज कर रहे हैं फॉर दिस फॉस्फोराइलेशन। यानी हम एटीपी का ही नुकसान कर रहे हैं, हम एटीपी को ही वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे ये जो एटीपी यूज हो रहा है इन दिस फॉस्फोराइलेशन, इन द प्रोसेस ऑफ दिस रेस्पिरेशन, ये एटीपी की यहां पे क्या है? इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप बिजनेस में आप पैसा लगाते हैं और पैसा लगाते हैं किस लिए? ताकि पैसा कमा सको बिजनेस में। इसी तरह से यहां पे भी इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पहले एटीपी जो है वो क्या हो रहा है? वो इन्वेस्ट हो रहा है। वो एटीपी जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है ताकि एटीपी कमा सके, ताकि एटीपी की क्या हो? प्रोडक्शन हो। यहां पे एटीपी वेस्ट नहीं जाएगा, यहां पे एटीपी जो है यूज हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है और इसकी प्रोडक्शन हमें मिलेगी, इसकी कमाई जो है वो भरपूर मिलेगी। समझ आ रही है बात? अब मसला यहां पे ये है, ये जो हम इस ग्लूकोज की जो फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं, ये जो हम इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि टू मेक इट रिएक्टिव, ताकि ये जो ग्लूकोज है, ये जो फॉस्फोराइलेटेड जो ग्लूकोज है, ये ज्यादा रिएक्टिव बनता है ताकि हम इसको आसानी से क्या कर सके? इसको स्प्लिट कर सके। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस का जो मेन मुद्दा और मकसद ही है कि इस ग्लूकोज को क्या करना है? ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। समझ आ रही है बात? तो हम इसकी पहले क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं, यानी फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। ये फॉस्फोराइलेशन हो, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ये कहां से आ रहा है? ये एटीपी से आ रहा है। एटीपी ब्रेक होके एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस कर रहा है। सिर्फ एक ही एटीपी नहीं, दो एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने? दो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है ब्रेक होके दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऐड हो जाते हैं किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पे और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे जो है वो ऐड होगा। यानी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कितने एटीपीज यूज हो रहे हैं? कितने एटीपीज यूज हो रहे हैं? दो एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज हो रहे हैं, वो इन्वेस्ट हो रहे हैं किसमें? इस प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन में, ताकि ये जो ग्लूकोज है इट विल बिकम मोर रिएक्टिव और स्प्लिट करने में क्या हो जाए? आसान हो जाए। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? दो यहां पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है।
अब इस फॉस्फोराइलेशन के बाद इसकी इस ग्लूकोज की क्या होती है, इसकी लाइसिस होती है। लाइसिस मीन्स तो ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का। कौन सा ग्लूकोज, फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज, जिस ग्लूकोज के साथ क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज की क्या हो रही है, इसकी ब्रेक डाउन हो रही है। लाइसिस ऑफ व्हाट, लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। लेकिन कौन सा, फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज, इसकी क्या होगी, लाइसिस होगी, ब्रेक डाउन होगी। ये जो C6H12O6 है, ये जो है ये स्प्लिट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू व्हाट, ये ब्रेक हो जाता है कितने शुगर इसमें, 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट इसमें। ये एक ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड जो एक ग्लूकोज है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 3 कार्बन शुगर्स में। ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन होते हैं। लेकिन अब ये जाके ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। ये एक ग्लूकोज था, ठीक है। अब ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। अब इसमें ये जो ग्लूकोज था इसमें 6 कार्बन थे, जब 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा तो इस कार्बन में भी, इस शुगर में भी 3 कार्बन और इस शुगर में भी 3 कार्बन आ जाएंगे। यानी कितने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने शुगर फॉस्फेट बन रहे हैं, 2 शुगर फॉस्फेट बन रहे हैं। यानी ये जो ग्लूकोज फॉस्फेट है ये स्प्लिट होके जो है 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट्स बनाएगा, 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट। और 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट यानी ऐसा शुगर फॉस्फेट जिसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और ऐसे ही शुगर फॉस्फेट कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। यानी कितने बन रहे हैं ये 2 कार्बन शुगर फॉस्फेट, कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट का। ये 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट कहां से आया, जब ग्लूकोज जो है ब्रेक हुआ, जब ग्लूकोज स्प्लिट हुआ, जब ग्लूकोज ब्रेक हुआ, इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। यही मुद्दा और मकसद था कि इस ग्लूकोज को ब्रेक किया जाए, इस ग्लूकोज को स्प्लिट किया जाए, किसमें, 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट में। और कितने बन रहे हैं, 2 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट बन रहे हैं। समझ आ रही है बात। अब थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, यहां पे ब्रेकडाउन हुआ, अब यहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये जो 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट बने कितने, 2, अब इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब इनकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन। यानी ऑक्सीडेशन तो होगी मगर कैसे, बाय डिहाइड्रोजनेशन, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है, जब हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहां पे भी इस 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन कैसे, बाय द रिमूवल ऑफ व्हाट, बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है अब इसको क्या करना है, रिमूव करना है। और इस रिमूवल की वजह से ये जो 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट है इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी कैसे, ड्यू टू द डिहाइड्रोजनेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो 3 कार्बन शुगर है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनटू पाइरूवेट। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनटू पाइरूवेट। और इस पाइरूवेट के साथ साथ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होंगे। यानी इस 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट का जब ऑक्सीडेशन होगी, कैसे ऑक्सीडेशन होगी, ड्यू टू द डिहाइड्रोजनेशन, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर क्या बनेगा, बनेगा पाइरूवेट की प्रोडक्शन होगी और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होगी। एनर्जी बन रही है, एनर्जी कैरियर आ रहा है यहां पे। लेकिन आप मेरी तरफ यहां ध्यान दीजिए, ये जो 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट है, एक 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट से एक पाइरूवेट बना था। लेकिन हमारे पास कितने 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट थे, 2। तो हमारे पास भी जो है क्या मिलेंगे, 2 पाइरूवेट मिलेंगे और एटीपी, एक शुगर फॉस्फेट से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स और 2 से क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अगर हम मैथमेटिकली जब हम देखेंगे तो टोटल क्या मिल रहा है, टोटल मिल रहा है 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स प्लस 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। यानी एक 3 कार्बन शुगर से
क्या मिल रहा है, एक पायरुवेट मिल रहा है और 2 एटीपी मिल रहे हैं, ठीक है ना। और 2 शुगर कार्बन, 2 शुगर फॉस्फेट से कितने मिलेंगे, उससे 2 पायरुवेट मिलेंगे, और एक फॉस्फेट से, एक शुगर फॉस्फेट से 2 एटीपी, और 2 से कितने, 2 2 4, यानी 2 से 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो C6H12O6 था, उसका जब ब्रेक डाउन हुआ, उसकी जब कंप्लीट जो ये रिएक्शन थी, ये था पूरा प्रोसेस, ये था पूरा मैकेनिज्म कि किस तरह से ब्रेक होता है, एंड दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि ये जो ग्लूकोज था, यहां पे इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हमने देखा कि आखिरकार क्या बनता है। एक तो 2 पायरुवेट बनते हैं और 4 एटीपी की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। और यही प्रोसेस है क्या, ग्लाइकोलाइसिस, कि ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, और बनता क्या है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, और बनता क्या है, 4 एटीपी की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। हमारा इस रेस्पिरेशन का काम था क्या, एटीपी की प्रोडक्शन करना, इस एनर्जी की प्रोडक्शन करना, और यहां पे भी इसकी क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन हमने यहां पे इन्वेस्ट किए थे पहले ही क्या, 2 एटीपी इन्वेस्ट किए थे, और यहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं कितने, 4। तो नेट गेन, नेट प्रॉफिट कितना है, दैट इज 4 - 2, दैट इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहां तक, यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान अब यहां पे जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का पहला काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्लूकोज, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ये जो ग्लूकोज है, ये स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है, किसमें, ये ब्रेक होता है पायरुवेट में, यानी इस ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुवेट। कितने पायरुवेट, 2 पायरुवेट की प्रोडक्शन होती है, और साथ में क्या बनता है, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है during the first process, that is performed in what, that is performed in cytoplasm of the cell. क्लियर यहां तक, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। नाउ अब जो ये रेस्पिरेशन जो पहला स्टेप था, ग्लाइकोलाइसिस, दैट वाज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू व्हाट, इनटू द पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है, ये जो पायरुवेट है, अब ये डिपेंडेंट है वेदर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। अब ये डिपेंड करेगा किस पे, क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब इसकी डेस्टिनेशन जो है वो डिटरमाइन होगी, अगर जो है ऑक्सीजन एब्सेंट है तब जाके इसकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। किसकी, पायरुवेट की, जो किसके दौरान, जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो है पायरुवेट प्रोड्यूस हुआ। कितने पायरुवेट, 2 पायरुवेट प्रोड्यूस हुए। अब इसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, अब ये जो पायरुवेट है ये जाएगा कहां, अगर सेल के अंदर, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, तो ये जो पायरुवेट है ये एंटर करेगा किसके अंदर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना। अगर इस जब ऑक्सीजन क्या होगा, O2 प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जब इस पायरुवेट, इस सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो ये जो पायरुवेट है ये एंटर करेगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ आ रही है बात, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर जो है O2 जो है वो क्या था, वो एब्सेंट था। अगर इस सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, अगर इस सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो पायरुवेट है ये क्या करेगा, ये या तो इथेनॉल बनाएगा, ये या तो इथेनॉल बनाएगा या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। अगर इस पायरुवेट के पास, अगर इस सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना। अगर इसके पास जो है, अगर इसके पास ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, और इथेनॉल और लैक्टिक एसिड की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करेगा जब इसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो ये जो पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तभी एंटर करेगा जब इसके पास, जब सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। क्लियर यहां तक, ठीक है ना। यहां तक तो हमने बात की। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमने बात की थी कि ये जो ग्लूकोज है
ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन कैसे? बाय द डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन की मदद से इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। अब डिहाइड्रोजनेशन मीन्स यानी हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहे हैं? वो लॉस हो रहे हैं, वो रिमूव हो रहे हैं। लेकिन जब रिमूव हो रहे हैं तो साइटोप्लाज्म के ही अंदर जो है हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और इन हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन लूज किए गए ड्यूरिंग दिस ग्लाइकोलाइसिस, इन हाइड्रोजन को कैरी करता है कौन? हाइड्रोजन कैरियर, जिसको हमने परसों भी पढ़ा था, NADH यानी NADP, नाइकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है ना। NADPH या NADH आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है? दीज आर व्हाट? दीज आर हाइड्रोजन कैरियर, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन कैरियर्स होते हैं, NADP, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन कैरियर्स। अब जो ऑक्सीडेशन के दौरान पिछले ग्लाइकोलाइसिस में जो डिहाइड्रोजनेशन की हेल्प से जो ऑक्सीडेशन हुई, जो हाइड्रोजन रिमूव हो गए फ्रॉम द ग्लूकोज, उन हाइड्रोजन को कैरी करता है कौन? NADPH जो है वो उनको क्या करता है? NADPH वो उनको क्या करता है? उनको हाइड्रोजन को क्या करता है? कैरी करता है। जब कैरी किया तो किसके अंदर पहुंचा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये इन हाइड्रोजन को कैरी करते हुए इसके अंदर पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा। अब यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। और क्या है? ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, अब इसकी क्या होगी? ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एडिशन। यानी अब यहां पे इस हाइड्रोजन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। यानी ये जो ऑक्सीजन इस सेल के अंदर प्रेजेंट था, ये जो ऑक्सीजन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट था, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कहां से आया? ग्लूकोज से। इसको कैरी किसने किया? NADH ने, हाइड्रोजन कैरियर ने इसको कैरी किया इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट था, ये इसको क्या करता है? इसकी क्या हो रही है? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहां पे प्रोडक्शन होती है H2O की, वाटर की, और यहां पे प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी। यहां पे प्रोड्यूस हो रही है क्या? यहां पे प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, प्रोड्यूस हो रही है। यहां पे प्रोड्यूस हो रही है क्या? एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। समझ आ रही है बात? यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, और NADH जो है वो हाइड्रोजन को कैरी करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और ये इसको कैरी करके यहां पे हाइड्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन। जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या बनाता है? ये इट फॉर्म्स व्हाट? एक तो ये पानी बनाता है, वाटर की प्रोडक्शन होती है, और इसी के साथ साथ क्या बनाता है? एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये जो एनर्जी है ये बन रही है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है? ये एनर्जी बन रही है। एंड दिस वाज द होल पर्पस ऑफ व्हाट? दिस रेस्पायरेशन। यानी इस रेस्पायरेशन का यही फंक्शन था कि एनर्जी की क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है। अब यहां पे जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई किस दौरान? इस रेस्पायरेशन की प्रोसेस के दौरान। चाहे वो पायरुवेट की फॉर्मेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद जो है रेस्पायरेटरी चेन के दौरान, ये जो पूरी इस रेस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये जो एनर्जी है जो रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस हुई, ये लूज की जाती है, लॉस्ट in the form of heat, lost in the form of heat। यानी ये जो एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस हो रही है रेस्पायरेशन के दौरान, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो क्या किया जाता है? वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो लूज की जाती है, बॉडी से लूज की जाती है। क्या? एनर्जी। किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज किया जाता है, ठीक है ना। यहां पे अब बाकी जो एनर्जी यहां पे अभी बच रही है, अब यहां पर रेस्पायरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कुछ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लूज की गई बॉडी से। अब बाकी जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है एडीपी
एडीपी को फॉस्फेट, लेकिन कौन सा फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करने के लिए यूज की जाती है। समझ आ रही है बात? यानी यहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज हो रही है, लेकिन कुछ जो एनर्जी है, बाकी जो एनर्जी बच रही है, वो एनर्जी जो है इस एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करने के लिए यूज की जाती है। और यहां से जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ ऐड किया जाता है, तो यहां पे किसकी प्रोडक्शन होती है? एटीपी की प्रोडक्शन होती है। यहां पे किसकी प्रोडक्शन होती है? एटीपी की प्रोडक्शन होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन होती है। ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, दिस इज व्हाट? दिस इज द यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। दिस इज द यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। यहां पे रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी दी जाती है किसको? एडीपी को दी जाती है, ताकि वो फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसको ऐड करने के लिए वो एनर्जी यूज होती है, ताकि प्रोडक्शन किसकी हो? ताकि एटीपी की प्रोडक्शन हो। किसकी प्रोडक्शन हो? एटीपी की प्रोडक्शन हो। अब यहां पे ये जो फॉस्फेट और एडीपी का जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी का जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड के अंदर ये जो एनर्जी रेस्पिरेशन से इसको मिली, वो एनर्जी, ये एटीपी जो है इस बॉन्ड में, इस एटीपी में क्या होती है? वो स्टोर होती है। वो एनर्जी ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी एटीपी उसको कैरी करता है। और जब सेल्स के अंदर, बॉडी की सेल्स के अंदर जब डिफरेंट फंक्शंस होती है, जब डिफरेंट रिएक्शंस होती है, तब इस एटीपी को ब्रेक किया जाता है इनटू दिस एडीपी एंड फॉस्फेट। और वो जो एनर्जी इसमें रिजर्व थी, वो जो एनर्जी ये कैरी कर रहा था, वो एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी डिफरेंट रिएक्शंस में, डिफरेंट फंक्शंस में, सेल्स की फंक्शंस में, बॉडी की फंक्शंस में क्या होती है? यूज होती है, यूटिलाइज की जाती है। समझ आ रही है बात? अब ओवरऑल हम ये देख रहे हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अब वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारे पास प्रेजेंट है। जब भी हमारी बॉडी को किसी भी फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी को हाजिर किया जाता है कि एटीपी जो है इसको, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर की प्रेजेंस में इसको ब्रेक किया जाता है, और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी यूज की जाती है। समझ आ रही है बात? यहां तक क्लियर है? और ये जो काम है, ये जो एटीपी की इसकी फॉर्मेशन, एडीपी और फॉस्फेट को जो मिलाने का काम, इसका एडिशन का काम, ताकि एटीपी बने, ये जो काम है ये कहां पे हो रहा है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ये काम। तभी तो रेस्पिरेशन का काम ये सारा कंप्लीट कहां पे हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनर्जी की प्रोडक्शन कहां पे कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। तभी तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम देते हैं क्या? इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ दिस सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का क्या होता है? पावर हाउस होता है, जहां पे पावर की जनरेशन होती है, जहां पे एनर्जी की जनरेशन होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर यहां तक? अब हम देखेंगे ये जो पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन के दौरान, लेकिन कौन सी रेस्पिरेशन? जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, उस रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन कौन सी? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम ये देखेंगे इस पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। देखिए, हम ये जानते हैं कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस एडीपी के साथ ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है 30.6 किलो जूल हमें एनर्जी चाहिए होती है, ताकि इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस एडीपी के साथ क्या किया जाए? ऐड किया जाए।
समझ आ रही है बात। और इसी के साथ साथ हम ये कहते हैं कि ये जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं एटीपी की फॉर्मेशन के लिए, ये एनर्जी जो है ये एटीपी कैरी करता है। दैट मीन्स इस एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है? 30.6 किलो जूल इसके अंदर एटीपी एनर्जी प्रेजेंट होती है। एक मॉलिक्यूल एटीपी के अंदर 30.6 किलो जूल की क्या होती है? एनर्जी प्रेजेंट होती है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। अब जब हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं रेस्पायरेशन की, यहां पे हमारा जो जब हम इक्वेशन देखते हैं, पूरी रिएक्शन देखते हैं रेस्पायरेशन की, यहां पे हमारे पास सबस्ट्रेट होता है क्या? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ हमें जरूरत पड़ती है किसकी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये क्या है? एरोबिक रेस्पायरेशन है। अब इसी के दौरान अब यहां पे ये जो रिएक्शन हो रही है, प्रोड्यूस क्या हो रहा है? एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, दूसरा वाटर की प्रोडक्शन होती है। समझ आ रही है बात? और तो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। जब एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी किस फॉर्म में है? एनर्जी एटीपी की फॉर्म में है। और कितने एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं? 38 एटीपीज जो है, 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? 38 मॉलिक्यूल्स जो है वो एटीपी के प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दिस रेस्पायरेशन। कितने एटीपीज? 38 एटीपीज एरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। अब C6, ठीक है ना, इसके साथ साथ ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना। ग्लूकोज सबस्ट्रेट था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि एरोबिक रेस्पायरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, वाटर की प्रोडक्शन हो रही है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कितने बन रहे हैं? 38 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एटीपी के। अब हम ये जानते हैं एक एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर 30.6 किलो जूल की क्या होती है? एनर्जी होती है। अब हम ये देखें कि 38 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी एनर्जी है? दैट इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाइड वो 30.6 किलो जूल। एक के अंदर 30.6 किलो जूल है, तो 38 के अंदर कितनी होगी? 38 मल्टीप्लाइड बाय 30.6। दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो है, ड्यूरिंग टोटल एनर्जी की प्रोडक्शन कितनी होती है? दैट इज 30.6 किलो जूल मल्टीप्लाइड बाय 38। दैट इज व्हाट? दैट इज 1162.8 किलो जूल। यानी इस एक मॉलिक्यूल से, इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 1162.8 किलो जूल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। किस दौरान? इस रेस्पायरेशन की प्रोसेस के दौरान। जो रेस्पायरेशन एरोबिक रेस्पायरेशन है, जो रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, यानी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ आ रही है बात? यहां तक क्लियर है ना? ठीक है ना। अब हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अब ये थी एरोबिक रेस्पायरेशन, यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन हो रही थी। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायरेशन कैसे होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए एनएरोबिक रेस्पायरेशन की जब हम बात करते हैं, एनएरोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन एक ऐसी रेस्पायरेशन है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एनर्जी की प्रोडक्शन तो हो रही है, जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन वहां पे इस एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना। तो यहां पे जब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ऐसी जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है, एनारोबिक रेस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं क्या? फर्मेंटेशन भी हम इसको नाम देते हैं। समझ आ रही है बात?
अब यहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन का, उसमें वो लिव नहीं कर पाते, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है ना, तभी जाके ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस ऑक्सीजन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो है सर्वाइव नहीं कर पाते, तब ये जो है ये जो उन जगहों पे रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, जहां पे ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जिस तरह से हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें जिस तरह से फंजाई है जिसको हम यीस्ट कहते हैं। यीस्ट एक ऐसी एग्जांपल है, ये जो यीस्ट है इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है। ठीक है ना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है, यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। कौन, यीस्ट, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जो है ये सर्वाइव कर पाता है। कौन, यीस्ट, जिस ऑर्गेनिज्म का नाम है। अब ये जो यीस्ट है इसके अंदर जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्या होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसी के साथ साथ हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर पाते हैं जब उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट नहीं होगी, प्रॉपर लेवल में ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, तब वो जो सेल्स है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर पाते हैं। और ऐसी सेल्स कौन सी है, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स होती है, वो मसल सेल्स, उनके अंदर ये खासियत है, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर पाते हैं। समझ आ रही है बात। अब हम देखेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। जिस तरह से हमने देखा किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब हमने देखा कि हमारे पास ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज की क्या होती है, इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है। इस यीस्ट के अंदर भी, इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी, इसके अंदर भी ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज की भी क्या होती है, उसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होता है, और उस ब्रेक डाउन के बाद क्या बनता है, पायरूवेट बनता है। क्या बनता है, पायरूवेट बनता है। ठीक है ना। अब हमने देखा ये जो ग्लूकोज है इसकी ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी, एरोबिक रेस्पिरेशन में इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी इसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होता है, इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहां पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। और उसके बाद क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, पायरूवेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब हम यीस्ट की बात करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, अब ये जो यीस्ट है ये क्या काम करता है, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा कि ये जो पायरूवेट है अब यह एंटर करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। लेकिन इस यीस्ट के अंदर, इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करता। अब यहां पे ये जो पायरूवेट है दैट मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अब यहां पे ये जो पायरूवेट है ये इसकी यहां पे क्या होती है, यहां पे फॉर्मेशन होती है किसकी, इथेनॉल। किसकी फॉर्मेशन करता है, इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और कचरा यहां पे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। और एनर्जी की फॉर्मेशन तो होती है लेकिन किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। समझ आ रही है बात। सेम यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरूवेट के बाद बाकी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लेकिन यहां पे बिल्कुल साइटोप्लाज्म में पूरी प्रोसेस चली जाती है। और यहां पे इस यीस्ट के अंदर ये जो पायरूवेट की फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज से आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, ये जो पायरूवेट है इसकी यहां पे ये क्या बनाता है, ये बनाता है इथेनॉल। और किसकी प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनर्जी की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यहां पे इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो यीस्ट के अंदर हो रही है, ये हो रही है सिर्फ जो एटीपी मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं ना, वो सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। क्या होता है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। अब यहां पे आप देखिए, ये जो इथेनॉल है, ये जो इथेनॉल है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, बियर है, वाइन है, ठीक है ना, उन अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर जो अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल होता है कौन? यही इथेनॉल जो है, ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो इथेनॉल है, ये इथेनॉल जो है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो एनर्जी है, जो इस इथेनॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अवेलेबल नहीं हो सकती। वो सिर्फ अवेलेबल हो सकती है तब जब इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इस इथेनॉल से ये जो एनर्जी है, ये इसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। समझ आ रही है बात? दैट मीन्स ये जो पूरी प्रोसेस है, इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है, और एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन ये बहुत ज्यादा कम है। जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है, वहीं एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की जो है प्रोडक्शन होती है। समझ आ रही है बात? क्लियर है ये चीज? इसके बाद यही इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इसको हम दूसरा नाम देते हैं फर्मेंटेशन भी। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, दिस इज फर्मेंटेशन आल्सो, ठीक है ना। अब इसी दौरान हमने बात की कि ह्यूमंस की, हमारी मसल सेल्स जो है, उनके अंदर भी क्या होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। मसल सेल्स के अंदर, इन मसल सेल्स के अंदर क्या होता है? जब ये मसल सेल्स जो है, इनमें इनके अंदर भी क्या बनता है? पायरूवेट बनता है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद क्या बनता है? पायरूवेट बनता है। और ये जो पायरूवेट है, ये भी कहां पे बनता है? ये भी बनता है कहां पे? साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनता है, ठीक है ना। अब हमारी मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमारी बॉडी, जब एक ह्यूमन, जब वो बहुत ज्यादा जो है एक्सरसाइजेस करता है, और ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज इस बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है, और उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और उसके दौरान जब अगर ऑक्सीजन की क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और ऑक्सीजन की कमी के दौरान ये बॉडी हमारी जो है, मसल सेल जो है, ये डायरेक्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, और जल्दी जल्दी ये एटीपी यानी एनर्जी की क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। अब ये जो पायरूवेट है, ये पायरूवेट ब्रेक हो जाता है। ये पायरूवेट जो है, ये प्रोड्यूस करता है क्या? लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड। किसमें? हमारी मसल सेल्स में। और अगर हम बात करें यीस्ट में, यहां पे प्रोडक्शन होती है किसकी? इथेनॉल की, जो कि एक अल्कोहल है। और इस लैक्टिक एसिड के साथ साथ यहां पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। और एनर्जी, वो एनर्जी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और प्रोड्यूस कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं? सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल सेल्स। समझ आ रही है बात? और ये जो एटीपी है, ये जो एनर्जी है, ये एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा कम है। वो तो हम ये बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा उसमें जो है प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। किसके अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो लैक्टिक एसिड है, ये जब एक ह्यूमन, एक पर्सन जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, और उसकी बॉडी के फिर एक्सरसाइज के बाद उसकी बॉडी जो है, उसकी मसल जो है, उसमें वो क्रैम्प्स जैसा वो फील करता है, पेनफुल होता है वो बहुत ज्यादा। वो ड्यू टू व्हाट? वो किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। क्योंकि बॉडी के अंदर, इन मसल्स के अंदर इस लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो गई है। इस दौरान जब वो एक्सरसाइज कर रहा था, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही थी मसल सेल्स के अंदर, उस दौरान जो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हुई है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से बॉडी के अंदर जो है
क्रैम्प जो है वो फील करता है। ठीक है ना। यहां पे जो अब एक पॉइंट जो है कि ये जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इतनी कम क्यों हो रही है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने एक चीज देखी इस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, इस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये जो ग्लूकोज जो है जब वो क्या करता है, हाइड्रोजन लूज करता है, वो हाइड्रोजन जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना। और उस ऑक्सीजन इस ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है ना। लेकिन अब यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, क्या तब ये ऑक्सीजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है, क्या ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये जो हाइड्रोजन है ये वापस चला जाता है किसके पास, पायरुवेट के पास वापस चला जाता है और इसको ब्लॉक करता है फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। ये जो एटीपी यानी तब अब इस पायरुवेट के आगे ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि जो हाइड्रोजन इसने प्रोड्यूस किया था वो वापस इसके पास आ रहा है। ठीक है ना। तो ब्लॉक करता है एनर्जी प्रोडक्शन को। अब आप बोलोगे तब ये जो एटीपी दो मॉलिक्यूल्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस ग्लाइकोलाइसिस एंड ड्यूरिंग दिस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो एटीपी प्रोड्यूस होता है, जो हमने पीछे जो हमने देखा कि इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो है जब पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है उसी दौरान दो एटीपी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। ये वही दो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जब पायरुवेट की फॉर्मेशन हुई तब आगे अब ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। समझ आ रही है बात। ठीक है ना। तो अब हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन का वो यहीं पे जो है कंप्लीट होता है। हमने देखा कि किस तरह से एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, किस तरह से ग्लूकोज से एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, प्रोटीन से भी ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, फैट से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। अगर हम मेजर मैन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज ग्लूकोज। अब इसकी पहला जो स्टेप है दैट इज ग्लाइकोल, पहला जो काम है दैट इज ग्लूकोज को पायरुवेट में जो है, पायरुवेट में इसको ट्रांसफर ये है कन्वर्ट करना है। और वो काम कैसे होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और उसके बाद ये जो पायरुवेट है एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, वहां चलता है कर्ब साइकिल, वहां चलता है रेस्पिरेटरी चेन, जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, वाटर की प्रोडक्शन होती है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एटीपी की फॉर्मेशन में मदद करती है और इस एटीपी जो है ये इस एनर्जी को कैरी करता है और यही एनर्जी हमें चाहिए थी। यही एनर्जी की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। और जो एनर्जी हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा, हमारी बॉडी की फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी वजह से, अगर आपको ये लेक्चर जो है पसंद आता है, अगर आप जो है इस लेक्चर से कुछ हासिल कर पाते हैं तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, इस लेक्चर पे कमेंट करें। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो डिफरेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी है उन पे जो है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बाकी इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी सभी स्टूडेंट के तक इस लेक्चर को पहुंचाइए। थैंक यू।